पैसे को संभालना इतना मुश्किल क्यों होता है? कभी-कभी लगता है कि शायद हम गणित में कमजोर हैं, पर फिर दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों को भी पैसे के मामले में बड़ी-बड़ी गलतियां करते देखते हैं। तो आखिर बात क्या है? आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से कुछ कमाल के आइडियाज पर बात करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि पैसे के साथ हमारा ये जो रिश्ता है वो इतना इमोशनल और पेचीदा क्यों है। और इसकी शुरुआत एक ऐसी कहानी से होती है जो सुनकर शायद यकीन न हो। एक जीनियस जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी, लेकिन अपने ही पैसे नहीं संभाल पाया। बिल्कुल, ये कहानी एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव की है। कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक जीनियस। उसने 20 साल की उम्र में ही वाईफाई राउटर का एक बहुत जरूरी हिस्सा डिजाइन करके पेटेंट करवा लिया था। कई कंपनियां शुरू की, बेची, मतलब पैसों की कोई कमी नहीं थी। कोई कमी नहीं थी। फिर भी पैसे के साथ उसका रिश्ता बड़ा अजीब था। वो हमेशा अपने साथ 100 डॉलर के नोटों की मोटी गड्डियां लेके घूमता था। और दिखावा, उफ, ऐसा दिखावा कि लोग देखकर हैरान रह जाते थे। एक दिन की बात है, उसने अपने एक साथी को कई हजार डॉलर कैश दिए और कहा, जाओ सामने वाली ज्वेलरी की दुकान से मेरे लिए हजार डॉलर के कुछ सोने के सिक्के ले आओ। हाँ, और अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। घंटे भर बाद वो सोने के सिक्के हाथ में थे। वो एग्जीक्यूटिव और उसके दोस्त प्रशांत महासागर के किनारे एक डॉक पर खड़े थे, और फिर उन्होंने वो सोने के सिक्के समंदर में फेंकने शुरू कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हम बचपन में पानी में पत्थर फेंकते थे। मजाक मजाक में वो हंस रहे थे, शर्त लगा रहे थे कि किसका सिक्का सबसे दूर गया। ये तो कुछ भी नहीं। कुछ दिनों बाद एक महंगे रेस्टोरेंट में उससे 500 डॉलर का एक लैंप टूट गया। मैनेजर ने कहा कि हर्जाना देना होगा। तो उसने क्या किया, जेब से नोटों की गड्डी निकाली, मैनेजर के मुंह पर 5000 डॉलर फेंके और कहा, तुम्हें 500 डॉलर चाहिए, ये लो 5000 डॉलर। अब मेरे सामने से हट जाओ और दोबारा मेरी इस तरह बेइज्जती मत करना। इस कहानी का अंत प्रिडिक्टेबल है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ ही सालों में वो आदमी कंगाल हो गया। और यही कहानी हमें आज की चर्चा के सबसे पहले और सबसे जरूरी आइडिया पर लाती है। पैसे में सफलता इस बात पर बहुत कम निर्भर करती है कि आप कितने स्मार्ट हैं, और इस बात पर कहीं ज्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। जैसा इस कहानी में हुआ, एक जीनियस भी अगर अपनी भावनाओं, अपने लालच और दिखावे पर काबू नहीं रख पाता तो वो बर्बाद हो सकता है। मतलब दिमाग से ज्यादा व्यवहार मायने रखता है। ये बात समझने के लिए एक और कहानी है जो इस एग्जीक्यूटिव की कहानी से बिल्कुल उल्टी है। ये कहानी है रोनाल्ड जेम्स रीड की। वो कोई जीनियस नहीं थे। विकिपीडिया पर उनका परिचय है, अमेरिकी परोपकारी निवेशक, चपरासी और गैस स्टेशन अटेंडेंट। सोचिए, कितना साधारण जीवन। 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां ठीक की, 17 साल तक एक स्टोर में फर्श साफ किया, 38 की उम्र में 12,000 डॉलर का एक छोटा सा घर खरीदा और अपनी पूरी जिंदगी उसी में गुजार दी। उनका शौक भी बड़ा सीधा साधा था, लकड़ियां काटना। कोई चमक दमक नहीं, कोई दिखावा नहीं। लेकिन असली कहानी तो उनकी मौत के बाद सामने आई। 2014 में 92 साल की उम्र में जब उनकी मृत्यु हुई तो दुनिया को पता चला कि इस साधारण से चपरासी की कुल संपत्ति 8 मिलियन डॉलर से ज्यादा थी। मतलब आज के हिसाब से करीब 650 से 70 करोड़ रुपए। और ये पैसे आए कहां से? कोई लॉटरी नहीं, कोई विरासत नहीं। उन्होंने बस एक सिंपल सा काम किया। अपनी छोटी मोटी कमाई से जो भी बचा सकते थे उसे अच्छी ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों में लगा दिया। एक मिनट, ब्लू चिप कंपनियां मतलब? ब्लू चिप कंपनियां यानी देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली कंपनियां। ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस सालों से जमा हुआ है। तो रोनाल्ड रीड ने इन्हीं कंपनियों में पैसे लगाए और फिर कुछ नहीं किया। दशकों तक इंतजार किया। बस यही उनका राज था, धैर्य। एक तरफ एक जीनियस जो सब कुछ गंवा बैठा और दूसरी तरफ एक चपरासी जो करोड़पति बन गया। लेकिन क्या ये सिर्फ इन दो लोगों की कहानी है या ऐसा असल में होता है? बिल्कुल होता है। रोनाल्ड रीड का एकदम उल्टा उदाहरण है रिचर्ड फस्कोन का। हार्वर्ड से पढ़ा लिखा, एमबीए की डिग्री, मेरिल लिंच जैसा बड़ा बैंकर, अपने करियर में इतना सफल कि 40 की उम्र में रिटायर हो गया। 40 की उम्र में रिटायर? मतलब जिंदगी सेट थी? फिर क्या हुआ? फिर लालच ने दस्तक दी। फैस्कोन ने बहुत ज्यादा कर्ज लेकर ग्रीनविच में 18,000 वर्ग फुट का एक महल जैसा घर बनवाया। 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 पूल, 7 गैराज। सोच से भी परे। सिर्फ उस घर के रखरखाव का महीने का खर्चा $90,000 से ज्यादा था।
$90,000 महीना सिर्फ मेंटेनेंस का? ये तो दिमाग घुमा देने वाला है। और फिर आया 2008 का आर्थिक संकट। उस संकट ने फैस्कोन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। भारी कर्ज और ऐसी प्रॉपर्टी जिसे कोई खरीद नहीं रहा था, उसने उसे दिवालिया बना दिया। उसका वो महल जैसा घर वो नीलामी में कौड़ियों के दाम बिका। अब इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखिए। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे, रिचर्ड फैस्कोन लालची। उनकी शिक्षा और अनुभव में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन सिर्फ इस एक व्यवहार के अंतर ने सब कुछ बदल दिया। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि एक चपरासी सिर्फ धैर्य रखकर हार्वर्ड के एक बैंकर से बेहतर कर सकता है। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, अगर उस बैंकर ने इतने बेवकूफी भरे फैसले लिए तो क्या वो पागल था? शायद नहीं। और यहीं पर किताब का दूसरा बड़ा आइडिया आता है। कोई भी पागल नहीं है। लोग पैसे को लेकर अजीब, यहां तक कि बेवकूफी भरे फैसले करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनके अपने कारण होते हैं जो उन्हें उस पल में सही लगते हैं। इसे थोड़ा और समझाइए। किताब का तर्क यह है कि पैसे के साथ हमारे जो निजी अनुभव होते हैं, वे दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका शायद 0.000000001% हिस्सा है। लेकिन वही छोटे से अनुभव इस बात का 80% हिस्सा तय करते हैं कि हम दुनिया को और पैसे को कैसे देखते हैं। ये एक तरह का अनुभव का चश्मा है और हम सब ने अलग-अलग नंबर का चश्मा पहना हुआ है। मतलब जिसने बचपन गरीबी में देखा है वो जोखिम और मुनाफे के बारे में वैसे सोच ही नहीं सकता जैसे किसी अमीर बैंकर का बच्चा सोचता है। दोनों की दुनियाएं अलग है। बिल्कुल। या जिसने अपने देश में बहुत ज्यादा महंगाई देखी है, उसका नजरिया उस व्यक्ति से अलग होगा जिसने हमेशा स्थिर कीमतें देखी हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, तो एक रिपोर्टर ने उनसे अमेरिका की महामंदी मतलब ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पूछा। हाँ, वो दौर जब लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे और अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। हाँ, तो कैनेडी ने जवाब दिया, मुझे इसका कोई सीधा अनुभव नहीं है। मेरा परिवार उस समय और भी अमीर हो गया था। हमारे पास बड़े घर थे, ज्यादा नौकर थे। मैंने महामंदी के बारे में असल में तब जाना जब मैंने इसके बारे में हार्वर्ड में किताबों में पढ़ा। सोचिए, देश की सबसे बड़ी आर्थिक त्रासदी एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक किताबी कहानी थी, क्योंकि उसका अनुभव अलग था। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे निवेश के फैसले भी हमारी पैदाइश के साल पर निर्भर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। 2006 में अर्थशास्त्रियों ने एक स्टडी की। उन्होंने पाया कि लोग अपने निवेश के फैसले इस आधार पर लेते हैं कि उनकी जवानी के दिनों में अर्थव्यवस्था कैसी थी। अगर किसी ने अपनी शुरुआती वयस्क जिंदगी में शेयर बाजार को तेजी से बढ़ते देखा है, तो वो जीवन भर शेयरों में ज्यादा पैसा लगाएगा। और अगर किसी ने उस समय महंगाई को आसमान छूते देखा है, तो वो बॉन्ड्स यानी एक तरह के सरकारी कर्ज पत्र जिनमें फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, उनमें कम निवेश करेगा। क्या इसका कोई आंकड़ा है जिससे ये बात और साफ हो? बिल्कुल। जैसे जो लोग 1970 में पैदा हुए, उन्होंने अपनी किशोरावस्था और 20s में S&P 500 को लगभग 10 गुना बढ़ते देखा। S&P 500 अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है, तो ये बाजार की सेहत का एक अच्छा पैमाना माना जाता है। तो उनके लिए शेयर बाजार पैसा बनाने की एक मशीन थी। और जो पहले पैदा हुए, जो लोग 1950 में पैदा हुए, उन्होंने अपनी किशोरावस्था और 20s में बाजार को लगभग स्थिर देखा, कोई खास बढ़ोतरी नहीं। तो जाहिर है, इन दोनों ग्रुप की शेयर बाजार को लेकर सोच बिल्कुल अलग होगी। कोई भी पागल नहीं है, दोनों अपनी अपनी हकीकत के हिसाब से सही हैं। ये बात तो समझ आती है, लेकिन कुछ चीजें तो हैं जो किसी भी नजरिए से गलत लगती हैं, जैसे लॉटरी का टिकट खरीदना। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। अमेरिका में कम आय वाले परिवार लॉटरी टिकटों पर औसतन $412 हर साल खर्च करते हैं। ये सबसे अमीर ग्रुप की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। $412? और ये वो लोग हैं जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनके पास $400 की इमरजेंसी के लिए भी पैसे नहीं होते। ये तो सरासर पागलपन लगता है। अपनी सुरक्षा को एक ऐसी चीज पर खर्च करना जिसके जीतने की संभावना लाखों में एक है। पहली नजर में ये पागलपन ही लगता है, लेकिन अगर हम उनके नजरिए से देखें तो कहानी बदल जाती है। उनके लिए ये सिर्फ एक टिकट नहीं है, वे एक बेहतर जिंदगी का सपना खरीद रहे हैं, एक ऐसी उम्मीद जो उन्हें किसी और तरीके से नहीं मिल सकती। उनका कहना है, हम पे चेक टू पे चेक जीते हैं, बचत करना बहुत मुश्किल है। अच्छी छुट्टियां, नई कार, सुरक्षित घर, ये सब हमारी पहुंच से बाहर हैं।
लॉटरी का टिकट खरीदना ही वो एकमात्र मौका है जब हम उन अच्छी चीजों का सपना देख सकते हैं जो दूसरों के पास हैं। मतलब वो एक सपने के लिए पैसे दे रहे हैं, ना कि जीतने की संभावना के लिए। सही पकड़ा। वे एक सपने के लिए भुगतान कर रहे हैं। इस तर्क से सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि उनके चश्मे से देखने पर यह फैसला क्यों सही लगता है। तो ये बात समझ में आती है कि हमारा व्यवहार और हमारे अनुभव हमारी सोच तय करते हैं। लेकिन क्या हम हमेशा से ऐसे ही थे? क्या पैसे को लेकर ये सारी उलझनें हमेशा से थी? यहीं पर आज की चर्चा का तीसरा और शायद सबसे चौंकाने वाला आइडिया आता है। वो ये है कि आधुनिक फाइनेंस की दुनिया बहुत बहुत नई है, और ये समझने से हमें अपनी गलतियों को देखने का एक नया नजरिया मिलता है। हम खुद के प्रति थोड़े नरम हो सकते हैं। नहीं है? मतलब कितनी नहीं? पैसे का लेन देन तो हजारों सालों से हो रहा है। अब लेन देन हो रहा है, लेकिन आज की जो वित्तीय व्यवस्था है, रिटायरमेंट प्लानिंग, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, ये सब बहुत नया है। रिटायरमेंट का आइडिया ही मुश्किल से 2 पीढ़ियों पुराना है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ज्यादातर अमेरिकी मरते दम तक काम करते थे। यही उम्मीद थी और यही हकीकत। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब रिटायरमेंट के लिए बचत करने का पूरा कॉन्सेप्ट ही हमारे दादा परदादाओं के लिए अनजान था। बिल्कुल। अमेरिका में रिटायरमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज, जिसे 401k कहते हैं, जो एक तरह का रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान है, वो 1978 तक था ही नहीं। रॉथ IRA, एक और तरह का रिटायरमेंट अकाउंट, 1998 में आया। अगर ये इंसान होते तो अभी भी वयस्क हुए होते। कंज्यूमर लोन जैसे होम लोन, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ। तो हम सब एक ऐसे खेल को खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिसके नियम अभी कुछ दशक पहले ही लिखे गए हैं। एकदम सही। एक तुलना करके देखिए। कुत्तों को 10,000 साल पहले पालतू बनाया गया था, लेकिन उनमें आज भी अपने जंगली पूर्वजों के कुछ व्यवहार बाकी हैं। और हम आधुनिक वित्तीय प्रणाली में सिर्फ 20 से 50 साल के अनुभव के साथ ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। सच तो यह है कि हम सब इस खेल में नए हैं। हम सब नौसिखी हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं है। इसलिए पैसे को लेकर गलतियां करना ये स्वाभाविक है। हम सब सीख रहे हैं। तो अगर हम आज की सारी बातचीत का निचोड़ निकालें तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, पैसे का खेल दिमाग का नहीं, व्यवहार का है। एक धैर्यवान चपरासी एक बेचैन जीनियस को हरा सकता है। दूसरी, कोई भी पागल नहीं है। हम सब अपने अनोखे और सीमित अनुभवों के चश्मे से दुनिया को देखते हैं। जो फैसला एक के लिए बेवकूफ़ी है, वो दूसरे के लिए समझदारी हो सकता है। और तीसरी, हम सब इस खेल में नए हैं। मॉडर्न फाइनेंस सिस्टम इतना नया है कि हम सब अभी सीख ही रहे हैं। इसलिए गलतियां करना इस प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई शर्म की बात नहीं। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज हमने व्यवहार और व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बात की कि ये चीजें हमारी वित्तीय सफलता को कैसे तय करती हैं। लेकिन उन बातों का क्या जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं? वित्तीय सफलता में किस्मत की कितनी बड़ी भूमिका होती है? ये सोचने वाली बात है कि क्या सफलता सिर्फ सही व्यवहार और मेहनत का नतीजा है, या फिर सही समय पर सही जगह पैदा होने का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है।